मेरी जो पोजीशन है वो इतिहासकार से काफ़ी ऊपर है। मेरी वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से, जो हम लोगों ने काम किए हैं 20 सालों में, हमारी वजह से हज़ारों पेपर्स डिक्लासिफाई होकर नेशनल आर्काइव में और जगह पे आए हैं। ये दूसरी थ्योरी कि वो वहाँ नहीं मरे थे, वो रूस में थे, रूस में उनको मार दिया गया। पंडित जी का लोग नाम लेते हैं, भगवान ना करे सच हो, लेकिन ये बात बोली जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है पंडित जी वाली, कि पंडित जी ने उनको मरवा दिया रूस के अंदर। तो अनुज धर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जो कि ये जो साल है, इसमें हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं, आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे सरकार भी नेताजी को सेलिब्रेट कर रही है, आज़ादी के जश्न को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे में हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग भी अपने हीरोज़ को याद करें, उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपका जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। और ख़ास के आपने उस एंगल को उठा रखा है जो हिंदुस्तान में बहुत कंट्रोवर्शियल है। जैसे नेताजी की जो आखिरी सफ़र जिसको कहा जाता है, प्लेन क्रैश की जो बात की जाती है, तो उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले उस पर हम आने से पहले ये जानेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली क्या हैं। मतलब क्या मतलब है, एज ए हिस्टोरियन, एज ए रिसर्चर या फिल्म मेकर, मतलब आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में किस तरह से है? पहली बात, आपने ये बिल्कुल ठीक बोला। और ये आज के दिन में हम लोग को, खासकर जो यंग जनरेशन है, वो नेताजी को लेके को डिस्कस कर रही है, सरकार डिस्कस कर रही है। उसका मेन कारण आज के दिन में ये कि अगला साल नेताजी का 125वां उनका जन्मदिवस है, और अगला ही साल देश का 75th ईयर जो है अपना इंडिपेंडेंस का होगा। तो इन दो कारणों की वजह से आने वाले समय पे सुभाष बोस अगले साल में वो नेशनल डिस्कोर्स में आने वाले हैं, बड़े वे में। और मुझे खबरें मिल रही कि सरकार ऑफ कोर्स, इतनी मोमेंटस इवेंट है हमारी हिस्ट्री की, वो उस पर काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह होने वाले हैं। मेरे बारे में ये है कि मैं पिछले 20 साल से मेरा जो नाम जुड़ गया है नेताजी के साथ में। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, और मैंने वहाँ पे एक पत्रकार होते हुए हम लोगों ने एक जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन की थी रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस के डेथ के ऊपर लेकर के। तो वो मेरा शुरुआत वहाँ से हुआ, और करते 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 इस 20 साल के पूरे सफ़र में मैं जर्नलिस्ट से एक्टिविस्ट बन गया, और सूचना के अधिकार को हम लोगों ने यूज़ किया। एक समय ऐसा आया कि हमको लगा कि इस पर जो बातें पब्लिक के सामने रखनी चाहिए वो रखी नहीं जा रही हैं। मैं बहुत समय तक लोगों को इन्फॉर्मेशन देता था, बहुत सी स्टोरियाँ मीडिया में यहाँ वहाँ आती थी, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला मैं होता था बीच में। पर तो करते करते मुझे दिखाई दिया कि जो बात हम लोग पब्लिक तक कन्वे करना चाहते थे वो जा नहीं रही थी, और ये डिसीजन लिया गया बीच में कि हम लोग जो है खुद निकल के बाहर आना पड़ेगा, खुद आगे बोलना पड़ेगा। तो फिर मैं खुद ही एक्टिव हो गया, खुद ही मैं बाहर निकल के मैंने बोलना शुरू करा। और उसी दौरान में 2005 में मैं और मेरे मित्र कुछ लोग, हम लोग उस ज़माने में फेसबुक ट्विटर नहीं था, इकट्ठे हुए ट्विटर में, सॉरी उस आपके फेसबुक ट्विटर नहीं था, ऑरकुट भी नहीं था। हम लोग इंटरनेट पे इकट्ठे हुए, हमारे याहू के चैट रूम्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे मैं और कुछ और लोग, काफ़ी लोग थे, बाद में 5-6 रह गए, लेकिन अभी तक हम लोग साथ में हैं। लेकिन हम लोगों ने आपस में डिस्कशन की, चर्निंग की, और अलग अलग जगह पे हम लोग मौजूद थे। हम लोग, मैं दिल्ली में था, मेरे 2 मित्र हैं वो दिल्ली में थे, बाकी एक लंदन में था, कुछ अमेरिका में थे, एक मेरा मित्र अभी भी केरला में है। तो हम लोग ने कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने ग्रुप फॉर्म किया, मिशन नेताजी। तो उसके बाद से जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि इतने सालों में, और इसमें उसके दौरान मेरी किताबें आई हैं कुछ मार्केट में। इसमें से जो मैं एक इंडियाज़ बिगेस्ट करप्ट 2012 में आई थी, उस किताब ने ही की वजह से आप बोल सकते हैं कि जो पूरा डीक्लासिफिकेशन का जो मुहिम चला है इस पूरे देश में, आप कह सकते हैं कि उसका ट्रिगर वो था। जबकि हमने शुरुआत 2005 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकालने शुरू किए थे, लेकिन उस किताब में मैंने काफ़ी कुछ अपना, जो हम लोगों ने रिसर्च की थी, जो हमको हमारे हाथ में इन्फॉर्मेशन लगा, उसको मैंने कंपाइल करके किताब बनाई थी। और उसी किताब ने एकता कपूर की वेब सीरीज़ को इंस्पायर किया, बोस डेड एंड अलाइव। रिसेंटली एक गुमनामी नाम की फ़िल्म आई है बंगला में, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। वो फिल्म भी मेरी रिसर्च पे और मेरी किताबों के बेस्ड है। तो ऐसे करते करते 20 साल में ये मैं सब काम करता। अब जो आपने मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट था, और एक जर्नलिस्टिक इंक्वायरी मैंने करी है, और उसके बेसिस पे मैंने अपना मेरा काम और एक्टिविज्म जो है अभी तक चलता आ रहा है। तो मतलब आपने एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर अपना करियर की शुरुआत की, और ये होते होते एक्टिविस्ट के तौर पे भी आपने काम किया, फिर आप एज अ राइटर आपने बन की किताब भी लिखा। अंडर, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर के वो बोलते हैं कि आप इतिहासकार नहीं हो, तो मैं कहता हूँ जी मुझे बड़ी खुशी है बोलते कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, क्योंकि नेताजी की मृत्यु का जो मुद्दा है वो सरकारी फाइलों में छुपा हुआ है। और सरकारी फाइलें अभी बहुत सारी बाहर आई हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो ये फाइलें क्लासीफाइड थी, सीक्रेट थी।
तो सीक्रेट फाइलों को से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने का जो काम है वो पत्रकार ही कर सकते हैं। इतिहासकार का काम जो होता है फाइलें बाहर निकालना नहीं होता, वो सिर्फ फाइलों के बाहर आने के बाद कुछ लिख सकता है। तो मेरा मानना है कि मेरी जो पोजीशन है वो इतिहासकार से काफ़ी ऊपर है। मेरी वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से जो हम लोगों ने काम किए हैं 20 सालों में, हमारी वजह से हज़ारों पेपर्स डिक्लासिफाई होकर नेशनल आर्काइव में और जगह पे आए हैं। तो मेरी जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे इतिहासकार और हमारी वजह से बहुत कुछ जान पाए हैं। तो मैं एक पत्रकार था, इस तरह के काम जो होते हैं जब आपने कोई सरकारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना है, कोई ऐसी चीज़ जिस पर सरकार पर्दा डाल के बैठी हुई है, उसमें इतिहासकार कुछ काम नहीं आने वाले। इतिहासकार अपनी उसमें अपना कह सकते हैं आपकी अपना वो कमेंट मार सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या जो भी उनका ओरिएंटेशन है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर से खबरों को निकालना और जग जाहिर करना ये काम पत्रकारों का होता है। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे दिल में भी आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए। तो नेताजी की पर्सनालिटी में ऐसा आपने क्या देखा जो आपको लगा कि आपको उनके तरफ अपना एक मिशन बढ़ाना चाहिए? मतलब क्या नेताजी, पहली बात तो पर्सनैलिटी की तरह बात है कि भारत देश में कुछ ऐसे हमारे नेशनल आइकन है जिनको सब लोग पसंद करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यू मी एवरीबॉडी। हमें से कोई भी आदमी ये नहीं बोला कि हमको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। तो नेताजी इस देश के सबसे बड़े नामों में से एक है। तो पहली बात ये कि जन्म से ही हर एक इंसान इस देश में जो भी भारतीय है, न केवल यहाँ, इवन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी जहाँ जहाँ भारतीय हैं, भारत मूल के लोग रहते हैं, सभी को नेताजी के बारे में मालूम है और सब उनकी इज्जत करते हैं। उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा पर्सनल कनेक्ट क्या है। मेरा पर्सनल कनेक्ट ये था कि मेरे जो दादाजी थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और मैंने कभी अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना था और मुझे ये मालूम था अपने बचपन से कि मेरे दादाजी जब फ़ौज में थे और उनको बोला गया था कि वो पहले जर्मनी से लड़ने जाओ, तो वो अफ्रीका में गए थे लड़ाई लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर उनको बोला गया कि आप जापान से लड़ने के लिए जाइए, तो वो गए कोहिमा में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि वो कोहिमा में जापानी नहीं है, वहाँ पे भारतीय भी हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लाउड स्पीकर में वहाँ से आवाज़ें आई उस तरफ से कि आप हमसे क्यों लड़ते हो, हम तो आपके भाई हैं। तो उन्होंने लड़ने से मना करा, मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर के साथ में उनके साथ जो और फौजी थे करके। तो मुझे ये बचपन से अपने खुद के ख़ानदान की हिस्ट्री से इस बात का पूरा मुझे जानकारी थी, या मुझे मालूम था, या मेरी समझ थी, या मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत के आज़ाद होने का जो कारण था वो सुभाष चंद्र बोस की वजह से, आर्मी जिस फ़ौज की वजह से अंग्रेज़ इस देश पे अपना राज चला रहे थे या पूरा ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल कर रहे थे, वो आर्मी उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई। तो ये मेरा कारण था नेताजी में इंटरेस्ट लेने का, क्योंकि मैं ये इस बात को मेरे को मालूम थी, मुझे इस बात को अपने घर की हिस्ट्री से, कि भारत के आज़ाद होने में मेन भूमिका सुभाष बोस की, महात्मा गांधी की नहीं है। तो ये मेरा उसमें पर्सनल कनेक्शन। तो मतलब मेनली ये था कि आपके दादाजी मतलब उस फ्रंट से इस वजह को आप कहानी सुनते हो, आपको एक चीज़ लगा वहाँ से जो ट्रिगर हुआ, जो हर इंसान मेरा वो ट्रिगर ये था कि जब मुझे अपने घर की हिस्ट्री से मालूम है, अपने ग्रैंडफादर के साथ जो गुजरा उससे मुझे मालूम है कि देश के आज़ाद होने में सबसे बड़ी भूमिका सुभाष बोस की थी। तो ये मेरा उनके साथ में एक पर्सनल कनेक्ट था। आपने बोला कि मुझे क्या नेताजी में अच्छा लगा, तो क्योंकि पहली बात तो ये कि नेताजी को हम सब पसंद करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करते हैं, लेकिन जो मेरा स्पेशल कनेक्ट था कि मेरी फैमिली की हिस्ट्री और जो मैंने अपने दादा के बारे में सुना है अपने घर के बड़े बूढ़ों से, और उसमें से कि ये भारत के आज़ाद होने में उनकी भूमिका नंबर 1 थी और उनकी फ़ौज जो है उनके खिलाफ हो गई, इसलिए वो यहाँ से गए थे। बिल्कुल तो ये मेरे बैकग्राउंड में था, लेकिन मैं कोई ऐसा नेताजी का बड़ा भक्त नहीं था कोई, मतलब हाँ मुझे अच्छे लगते थे, वो सभी को लगते हैं, थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली की हिस्ट्री थी। बिल्कुल। लेकिन वो एक हिंदुस्तान टाइम्स में आया तो मेरे सीनियर्स ने वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। शाली टंडन मेरे सीनियर थे वहाँ पे, ये उनका दिमाग का आइडिया था। अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था नेताजी में तो उन्होंने मुझे डाल दिया उसके अंदर और मैं उसमें गया, तो और उसी में आप होकर रह गए, में फंसा रह गया, उससे निकल नहीं पाया। तो एक सवाल ये है कि आज से 20 साल पहले अगर आप अपने आप को देखते हैं तो उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क खुद में पाते हैं और अपने मिशन में? नहीं, पहली बात तो ये आता है कि उस ज़माने में जैसे आप मुझे अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा हमारे पास में आजकल है, हमारे पास में यूट्यूब है, हमारे पास में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है जो इतने सस्ते हैं कि आप किसी से बात कर सकते हैं। हमारे पास में उस टाइम पे सब कुछ नहीं था ऐसे करके। बिल्कुल। आई विश मेरे पास में उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन तो थे, लेकिन वो कॉल्स बहुत महंगी थी। ज़्यादातर लोग जिनसे मेरे को बातचीत मेरी होती थी वो सब दिल्ली से बाहर हुआ करते थे, एसटीडी कॉल करने पड़ते थे, कैमरा नहीं था, फ़ोन्स वगैरह नहीं थे। कैमरे में रिकॉर्डिंग में जितने लोगों से मैं मिला, इतनी बातचीत हुई, मैं वो रिकॉर्ड कर लेता। तो वो समय और आज के समय में बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। तो और मिशन में फ़र्क है कि पहले लोग पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया। पिछले 2015 के बाद से मैं काफ़ी लेक्चर वगैरह देता हूँ, तो मैंने सारी मतलब दुनिया भर में लेक्चर दिए हैं। अब मेरा अगला IIT कानपुर में लेक्चर है 7 तारीख को, अगली जनवरी में।
नहीं, तो ये मेरा फ़र्क पड़ गया, सवाल फ़र्क पड़ मिशन से ये गया, था। मिशन में फ़र्क पड़ गया, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। शुरुआत में अवेयरनेस नहीं थी, और जब मैंने अपने कंक्लूजन 2001 में पब्लिक किए थे तो उसका इम्पैक्ट एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। लेकिन आज के दिन में लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने जो नोट किया खासकर पिछले 4-5 साल में, कि जो यंग ऑडियंस है उसको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। तो उससे मेरा काम अब मेरे को लगता है कि आने वाले इस समय में आगे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। जैसे 20 साल पहले जब आप की बात करें तो उस ज़माने में जिस मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं नेताजी के, वो हवाई सफ़र ख़ास जो मिस्ट्री है उसको लेकर, तो उस पे जो आपने काम शुरू किया, तो आज से 20 साल पहले जब बात है तो वो नील था, मतलब उस पर कोई बातचीत को नहीं थी। जब आपने शुरुआत की इस चीज़ को लेकर, तो 20 साल में आप क्या कामयाबी देखते हैं अपनी तरफ नहीं, से? बहुत, वही मैंने कहा ना, बहुत कामयाबी है उसमें हमने किताबें लिख दी, हम लोगों ने लेक्चर्स करवाए, हमने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, हमने कलकत्ता में मार्च निकाले, मतलब पूरा मुद्दा मेरे और मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने मरा हुआ मुद्दा जिंदा कर दिया। हमने उसको मेन स्ट्रीम करा। इंडिया टुडे में कवर स्टोरी आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज खबरें छप रही हैं। मैं जब 2000 में मैंने काम करना शुरू किया था, तो कोई किसी ढाबे में जाकर सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री पे लेक्चर नहीं देता था। मैं तो अब अमेरिका में इतने यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देकर के आ गया। तो बहुत फ़र्क, हम लोगों ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट हम लोग इस पर लेकर आए। किसको उम्मीद थी कि भारत जैसे देश में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए जाते, हमारा नेशनल आर्काइव दिल्ली में बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने के रिकॉर्डों से भरा पड़ा था। आज आप जाइए तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने सब डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किए, लेकिन कम से कम लोगों के कहने पे, हम लोगों की मुहिम के तौर पे 303 फाइलों का निकलना, ऊपर से प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों का निकलना, और इतने पब्लिक में, इतने मीडिया के सामने करना, ये बहुत बड़ी बात है। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम पे होने वाला है। तो मैं उस मामले में बहुत बड़ा चेंज आ गया। पहले के मतलब 2000 में तो कुछ था ही नहीं इसको, वो तो स्क्रैच में हमने स्टार्ट किया था। उस आज तो 20 साल में पूरा आपका चेंज हो नाम गया। नेताजी से भी जोड़ा जाता है कि उनके मिस्ट्री पे आपने काम किया उनके, और इसके अलावा एक नाम आपका और जोड़ा जाता है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से, खासकर उनकी मौत से रिलेटेड। तो मैं उस पर भी आपका ओपिनियन देखो, जानना ऐसा कि चाहूँगा। जब हम लोग छोटे थे ना, बचपन, आपके साथ भी ऐसा होगा कि हम लोग जब बचपन में छोटे थे, तो जब हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे पॉलिटिकल चीज़ों पे, जैसे मैं दिल्ली में बाबू कॉलोनियों में पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ, तो आसपास सब सरकारी मुलाजिम जो थे वही रहा करते थे करके। तो ये जब भी कोई डिस्कशन बैठ की होती थी, बड़ों की या छोटों की, और बात करते थे पॉलिटिकल इस देश में कौन कौन सी मिस्ट्रीज़ हैं, तो घूम फिर करके ये दो पॉलिटिकल डोमेन में दो बातें निकल के आती थी कि नेताजी की डेथ जैसे बोली जाती है प्लेन क्रश में, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, लोग कहते नहीं हुई थी, और लोग कहते हैं कि साहब वो तो रूस में थे, उनके गुलाग में थे, किसी रशियन कैंप में थे। उसमें दौरान उसी टाइम पे जब लोग नेताजी की बात करते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ का मुद्दा भी उछलता था। तो ये मेरा मानना है कि भारत की जो पॉलिटिकल आप रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मतलब इंडिपेंडेंस की बात की, उसमें अगर आप इस तरह की अगर मिस्ट्रीज़ को देखें डेथ को लेकर के, कहने को तो कहते लोग बोलते हैं काफ़ी में है, रामलाल लोहिया के अंदर भी डेथ मिस्ट्री है, दीनदयाल उपाध्याय के बोला जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बोला जाता है, लेकिन उतनी ज़्यादा उनकी नहीं हुई है, मतलब वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है। लेकिन दो जिनके व्यक्ति जिनके आसपास ये घूम रही है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, वो थे नेताजी और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी। जब मैंने नेताजी पे इंक्वायरी स्टार्ट करी, तो काफ़ी लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री इशू से मेरा बटाया, मेरे को आकर्षित किया कि आप इस पर भी कुछ कीजिए। फिर शास्त्री जी के परिवार के लोगों ने तक की बात इंडिकेट करी कि ये जो किस्सा है नेताजी से जुड़ा हुआ है, शास्त्री जी की डेथ का। तो ऐसे करते 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 2009 के आसपास मैंने सूचना के अधिकार में हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके नेताजी के बारे में खबर निकालने में, मैंने पहली बार लाल बहादुर शास्त्री पे भी एप्लीकेशन दायर करी। तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने 2009 में सूचना का अधिकार को इस्तेमाल करके लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे सरकार से इन्फॉर्मेशन डिमांड करी। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। मैंने कुछ आर्टिकल लिखे, क्योंकि ये मुद्दा इतना मशहूर नहीं था तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं उसके बारे में, कोई किताब तो नहीं करी थी। लेकिन अब रिसेंटली एक बड़ा चेंज आया कि मुझे विवेक अग्निहोत्री जी ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे, पहले उनकी मिसेस ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर और आपने आर्टिकल लिखे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने अपना योगदान, देश हित में था तो मैंने अपना योगदान दिया, उनको मैंने अपने रिसर्च इनपुट दिए कि ये मेरे हिसाब से ये कहानी है, मेरे हिसाब से ये हुआ था। तो अग्निहोत्री जी की जब फिल्म पूरी हो गई तो फिर मेरे को लगा कि अगर फिल्म आ ही रही है और ये मुद्दा इशू उछलने वाला है, अच्छा रहेगा मैं उस पर कुछ किताब लिखूं। तो मैंने फिर उस पर एक अपनी किताब लिखी, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। अभी वो हिंदी में भी है, अमेज़न पे अवेलेबल है और वो किताब अच्छा कर रही है। और ये इकलौती किताब है जो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के पर किसी ने लिखी है। मुझसे पहले किसी ने कोशिश की थी, वो थे दया भाई पटेल, सरदार पटेल के सुपुत्र। उन्होंने कोशिश की थी कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे किताब लिखी जाए। किताब तो नहीं लिख पाए, लेकिन उनकी एक बुकलेट उनके नाम आई थी, वाज शास्त्री मर्डर्ड, और ये बुकलेट भारत से गायब हो गई है। और तो
अब मेरा मानना है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बारे में कोई भी आदमी कुछ जानना चाहता है तो मेरी ही किताब है, उसके अलावा कोई किताब मार्केट में नहीं है। नेताजी को लेकर के मैं मानता हूँ कि मेरी किताबें सबसे बढ़िया है, लेकिन हाँ औरों ने भी किताबें लिखी हैं, चाहे वो मेरी किताब के मुकाबले में कुछ ना हो, लेकिन कहने को नेताजी की डेथ पे बात करने वाले और भी हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ऊपर सिर्फ मेरी ही किताब है और किसी और की किताब नहीं है। तो चूंकि हमारी बातचीत काफ़ी लंबी हो गई है तो हम अपने बात को कंक्लूड करने से पहले फाइनल क्वेश्चन आपसे ये लेंगे ताकि हमारी एक ऑडियंस को भी ये समझ में आ जाए कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और आपकी किताब पढ़ने से उनको क्या फ़ायदा होगा, उसमें क्या नई जानकारी होगी। तो मैं फाइनल सवाल हमारा यही है कि नेताजी की मौत को आप किस तरह से लेते हैं और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसी के कंक्लूजन की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो आपने कि लोगों क्या पढ़ने से क्या मिलेगा, देखिए पहली बात तो ये कि सच्चाई बाहर निकल के आनी चाहिए, कुछ भी हो। यहाँ छोटे मोटे मर्डर हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो पूरा देश लोग सिर पर उठा लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस और ये ट्रांसपेरेंसी की जब बात कर रहे हैं तो ये सुभाष बोस पे और शास्त्री भी क्यों लागू क्यों ना हो। अगर कोई उनके बारे में डेथ के नाम पे कोई मिस्ट्री है, कंट्रोवर्सी है, तो उसको सॉल्व होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इसी में मेरा कि डी क्लासिफिकेशन इस देश में होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। सरकारी फाइलें बाहर आनी चाहिए, खासकर उन लोगों के बारे में जो नेशनल आइकन है। तो ये मैं चाहता हूँ इसमें क्लैरिटी हो, इसकी चीज़ें बाहर निकलें ताकि ये मिस्ट्रीज जिनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं जनरेशन से वो सॉल्व हो जाए। रहा मेरा अपना कंक्लूजन, मैंने अपना जो मैं एविडेंस से चलता हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात पे मेरा काम नहीं होता, एविडेंस चलता है। फाइलों पे या कोई क्रेडिबल एविडेंस अकाउंट हो उसी पे मेरी पूरी रिसर्च रही है। पत्रकार हैं तो हम लोग किसी अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन को हम लोग कोट नहीं करेंगे, और ख़ासकर इस केस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और अदर सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। और मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट ने बहुत तारीफ़ करी है मेरे बारे में लिख करके, क्योंकि मैं काफ़ी मेटिकुलसली अपना काम करता हूँ। नेताजी के मरने पे 3 थ्योरियाँ हैं जो मैंने ही लोगों को समझाया सिंपल लैंग्वेज में, कि एक वो प्लेन कैश की थ्योरी बोली जाती है जो सरकारी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी कि वो वहाँ नहीं मरे थे, वो रूस में थे, रूस में उनको मार दिया गया, पंडित जी का लोग नाम लेते हैं, भगवान ना करे सच हो, लेकिन ये बात बोली जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है पंडित जी वाली, कि पंडित जी ने उनको मरवा दिया रूस के अंदर। तो पहली प्लेन कैश की थ्योरी, दूसरी थ्योरी के साथ वो रूस में थे, वहाँ उनको मार दिया गया, और तीसरी थ्योरी जो वो गुमनामी बाबा कहते हैं कि फैज़ाबाद में किसी की डेथ हुई थी। अब मैंने इन तीनों को स्टडी किया, मैंने एविडेंस उसको देखा, सब कुछ किया, और मेरे हिसाब से जो तीसरी थ्योरी है वो ठीक है। गुमनामी बाबा की थ्योरी में काफ़ी एविडेंस आ रहा है और ये थ्योरी खड़ी होती है। शास्त्री जी के बारे में जो मेन दो व्यू हैं, पहला व्यू कि उनकी डेथ नेचुरल हुई है, उनको हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, और दूसरा व्यू जो उनकी फैमिली का, उनके खास जानने वालों का था कि उनको जहर दे के मारा गया। तो मेरा एविडेंस जो मैंने देखा, फ़िलहाल मैं लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली के व्यू से कंकर्न कर रहा हूँ कि वो डेथ नेचुरल नज़र नहीं आती है। उसके बहुत कारण है, मैंने किताब में दिए हुए, डॉक्टर से बात करी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी से बात की, और पूरा डिटेल में, और सरकार ने झूठ बोला पार्लियामेंट में। ये बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि शास्त्री जी के बारे में पार्लियामेंट में लोगों ने बहुत अच्छे सवाल रेज़ किए, सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सवाल रेज़ किए, और सरकार ने उनके या तो जवाब दिए नहीं या फिर झूठ बोला। वो अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि आप सरकार की बात को नहीं मान सकते। अब ये कंफर्म हो जाता है कि कम से कम अभी जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो डेथ नेचुरल नहीं थी, वो पॉइजन की थी। तब उसमें 2-3 थ्योरियाँ और आती हैं। पहली थ्योरी आती है कि सर उनको अमेरिकन CIA ने मरवा दिया। मेरे हिसाब से कोरी बकवास है, उसमें कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात बोली जाती है कि रूस KGB ने उनको मार दिया। उस थ्योरी को मैंने रिजेक्ट किया, कारण दिए हैं कि अगर ऐसा बात होती तो रूसी चीज़ को छुपाते, लेकिन हमारे को इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों को छुपाया नहीं, उन्होंने उल्टा खुद इसकी इंक्वायरी करने की कोशिश की थी। उन्होंने इनफैक्ट पोस्टमार्टम ऑफर किया था, जिसको हमारे देश के लोगों ने माना कर दिया। तीसरी थ्योरी आती है कि साहब उनको भारत में कोई षड्यंत्र का शिकार शास्त्री जी हुए थे। तो मैं अमेरिकन CIA एंगल को रिजेक्ट करता हूँ, मैं KGB ने मार दिया इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। तीसरी वाली थ्योरी में थोड़ा सा मुझे दम नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा एविडेंस मेरे सामने नहीं है अभी।